हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार प्राइमरी टीचर्स का प्रैक्टिस सेट। क्या शुरू करने वाले हैं? बिहार प्राइमरी टीचर्स का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही है कि बिहार में सारे राज्यों को मान्यता मिल गई है, तो उसी के अनुसार देखो हमें अपनी प्रैक्टिस के द्वारा ही पता चलता है कि हमारी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये सोच लो कि हमारी तैयारी का पता नहीं चल पाता है कि हमारी तैयारी हुई कहाँ तक। ठीक है, तो ये बातों को एक साइड में रखते हुए हम अपने प्रैक्टिस सेशन पर फोकस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में करेंगे क्या? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। तो प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहले हम मैथ को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी ईवीएस कवर कर लेंगे। मैथ हमारा मेन मकसद रहेगा, मैथ को कवर करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो बहनें होती हैं उनको मैथ में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और कुछ दोस्त भी होते हैं उनको भी मैथ में समस्या होती है। तो हम सबसे पहले मैथ को ही टारगेट करेंगे, मैथ और रीजनिंग को। ठीक है, उसके बाद ईवीएस ले लेंगे और धीरे धीरे आगे को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये बुक है। ठीक है, और इस बुक से हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास बुक है, इस बुक से ही हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा देखो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, क्या है? मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, प्राथमिक गणित। ठीक है, प्राथमिक गणित हम पढ़ेंगे और प्राथमिक गणित में प्रथम सवाल यानी सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि किरण ने एक मोबाइल 600 रुपए में खरीदा। किरण ने एक मोबाइल 600 रुपए में खरीदा। अच्छा देखो, मैं पहले पूरा सवाल पढ़ता हूँ और फिर जितनी देर मैं नोट करूँगा उतनी देर में आप लोग एक बार सवाल लगा लीजिए। ठीक है, तो देखो कह रहा है किरण ने एक मोबाइल 600 रुपए में खरीदा था, 5400 रुपए में बेच दिया और उसकी हानि प्रतिशत क्या था? यानी उसने खरीदा कितने में है? देखो खरीदा है 6000 रुपए में और उसने बेच दिया 5400 रुपए में, यानी बेचा उसने 5400 रुपए में। यानी ये इसका क्रय मूल्य हो गया, जिसको हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी। हालांकि दोस्तों चश्मा मैं इसलिए लगा रहा, मेरा शौक नहीं चश्मा लगाना, लेकिन मैं चश्मा इसलिए लगाया हूँ क्योंकि मेरे आंखों में अभी आई फ्लू हो गया था। तो आप लोगों को नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो बना रहे हैं और चश्मा लगाए हुए इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। मेरी आंखें हल्की सी सूजी हुई हैं। ठीक है, तो वो देखने में अजीब लग रही है, इस वजह से मैंने चश्मा लगाया है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 6000 रुपए में खरीदा और 5400 रुपए में बेच दिया, तो हमें पक्का पता हो गया कि हानि ही होगी। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखो कि 6000 का खरीदा और 5400 रुपए में बेच दिया, तो इसकी हानि कितनी हुई? हानि कितनी हुई? हानि हुई हमारी 600 रुपए की। 600 रुपए की हानि हुई और 600 रुपए की हानि कितने रुपए में हुई? यही हमारी 6000 रुपए में हुई ना। यानी हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, वो किस पर निकलती है? कॉस्ट प्राइस पर ही निकलती है। किस पर निकलती है? कॉस्ट प्राइस पर। यानी 6000 रुपए हानि हुई, 6000 रुपए, और हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत लगाने के लिए आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से ये जीरो, बचा 60/6 यानी 6/60, 10%। इसमें ऑप्शन था, पहला ऑप्शन 20%, दूसरा 10%, तीसरा 15% और चौथा 30%। तो यहाँ हमारा दूसरा ऑप्शन 10%, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
बराबर मिलीमीटर। कह रहा है 2.5 लीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है। तो ध्यान दो, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, क्या है कि 1 लीटर में 1000 लीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर होते हैं। तो ये बताओ 2.5 लीटर में कितने ml होंगे? 1000 गुणे 2.5 होंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2500। कितने हो जाएंगे? 2500। और ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा आपका दूसरा। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दूसरा हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2.5 लीटर, जैसे अगर इसका अदर एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो एक पेन, ठीक है, क्या है, एक पेन 5 रुपए का है। तो 10 पेन कितने की होंगे? एक पेन अगर 5 रुपए का है तो 5 गुणे 10 कर देंगे, तो यानी 50 रुपए के होंगे। तो सेम वही है कि जब 2.5 लीटर में 2.5 लीटर बराबर कितने ml है, तो 1 लीटर बराबर 1000 ml है। मान लो एक वस्तु 1000 रुपए की है, तो 2.5 वस्तु कितनी की हो जाएंगी? 250 रुपए, मतलब 250 रुपए, 2500 रुपए की हो जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो मेरे समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 और 7 बचता है। सवाल क्या है, ध्यान से देखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 और 7 बचे। तो देखो कोई एक संख्या है, ठीक है, हमें पता नहीं है, उस संख्या को हमें निकालना है जिससे हम 285 में भाग देते हैं। 285 में भाग देने पर शेष कितना बचता है? 9 बचता है। तो कितना हो जाएगा? 276। फिर आगे देखो, यानी उसी संख्या का जब हम 1249 में भाग देते हैं तो शेष बचता है, कितना बचता है? शेष बचता है 7। तो ये 1242 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी संख्या है वो एक ये है, एक ये, यानी इन संख्याओं में अगर हम भाग देंगे तो वह जिस संख्या से भाग देंगे वो हमें पता नहीं है। जिस संख्या से भाग देंगे तो अब ये संख्याएं क्या हो जाएगी? पूरी कर जाएंगी, यानी पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए, तो वह संख्या हो जाएगी। तो हम क्या कर लें, तो हमें इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? HCF निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? HCF निकालना पड़ता है। अगर छोटी से छोटी कह दे तो LCM निकाल लेंगे, और बड़ी से बड़ी कह दे तो HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालो, 276 का भाग देंगे। जब हम 276 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 100, चलो भाग दे दो। तो सबसे पहले चला जाएगा ये चला जाएगा 4 बार। देखो 4 6 24, 24 की 4 ऐसे लगाई, 4 7 28, 28 2 30 ऐसे लगाई, 3 4 8 3 13। अब देखो 12 8 4 12 और यहाँ 3 बचा और यहाँ 1 बचा, 138 बचा। अब 138 का भाग हमें किसमें दे देना? 276 में दे दो। तो जब 138 का भाग 276 में देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? 2 बार में चला जाएगा। 2 8 16 और 2 3 6 7, 2 1 2। तो यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 138 है जिसका 285 और 1249 में भाग देने पर शेषफल 9 और शेषफल 7 बचता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था? 1 सही था। ऑप्शन नंबर 1 सही था। ऑप्शन थे 138, 238, 276, 208। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, थोड़ा लेंथी है। कह रहा है ABC तथा D, ABC तथा D आप लोग करिएगा, ABC तथा D
5 अंकों की संख्याएं हैं तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है एवं इसका स्थान दर्शाया गया है। शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। क्या कह रहा है? तो देखो इस प्रकार की संख्याएं दी हैं A, B, C और D। 4 संख्याएं दी हुई हैं। हम 4 संख्या ले रहे हैं। पहले मान क्या तो हमारे पास ये B, C। ये 4 संख्याएं दी हुई हैं। क्या कह रहा है? ये 4 संख्याएं दी हुई हैं। अब आगे सवाल पढ़ो। देखो सवाल कह रहा है 9 केवल एक ही बार आया है। क्या आया है? चारों संख्याओं में 9 केवल एक ही बार आया है। अब कह रहा है A, B, C और D के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कह रहा है पहला ऑप्शन है चारों संख्याओं में D सबसे छोटी संख्या है। चारों संख्याओं में D सबसे छोटी संख्या। क्या ये सबसे छोटी हो सकती है? सबसे छोटी बनाने के लिए मान लो हमारे पास 5 संख्याएं होंगी 9, 8, 7, 6, 5। क्यों? ये क्यों होंगी? क्योंकि कह रहा है 9 एक ही बार आया तो हमने कुछ भी मान 9 एक ही बार रखा। अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले 5 आएगा। इनको क्या लिख देंगे? इनको आरोही क्रम में लिख देंगे। 5, 6, 7 बढ़ते हुए क्रम। तो ये सबसे छोटी हो जाएगी क्योंकि सबसे छोटी दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए उसको किस में लिख दो? आरोही क्रम में। और बड़ी संख्या बनाने के लिए आरोही क्रम में लिख दो। ठीक है। तो इसमें अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखें तो सबसे बड़ी संख्या वह संख्या होगी जिसमें शुरू में 9 होगा कि नहीं होगा? और सबसे छोटी संख्या वह होगी जिसमें इसके सबसे लास्ट में 9 होगा। जिसके सबसे लास्ट में 9 होगा। लेकिन लास्ट में 9 किसी में नहीं है। तो ध्यान से देखो कह रहा है चारों संख्याओं में D सबसे छोटी संख्या। क्या D सबसे छोटी संख्या? बिल्कुल नहीं है। आगे देखो B छोटी है C से। कह रहा है B C से छोटी है। यानी ये जो B है वो C से छोटी है। C बड़ी है B से। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि 9 तो इसमें पहले आ गया है। अगर 9 इसमें पहले आ गया है यानी क्या होगी? B बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है? B बड़ी होगी। जबकि सवाल कह रहा है कि B छोटी है तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चारों संख्याओं में A सबसे बड़ी है। क्या कह रहा है? चारों संख्याओं में A सबसे बड़ी है। तो ये हमारा चारों संख्याओं में A सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर A यही हमारा सही है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी यही होगी क्योंकि ये 9 कहाँ है? सबसे आगे है और बाकी की छोटी संख्याएं पीछे होंगी। ठीक है। अब चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। हालांकि चारों संख्याओं में C सबसे बड़ी है उससे मतलब नहीं है। चलो तो कोई उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। चलो तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत। ठीक है। ध्यान से देखो एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष है एवं अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की औसत उम्र है। कह रहा 15 विद्यार्थी की औसत उम्र क्या होगी? तो सवाल है कह रहा है एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है? 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 है। तो कितनी हो जाएगी? 15 × 15 कर देंगे तो बराबर होगी 225। कितनी हो गई? 225। आगे देखो इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष है। 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष है। तो 14 × 5 हो गई 70 हो गई। आगे देखो 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 है। 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 है तो 144 हो गई। समझ में आई? तो 15वें विद्यार्थी की औसत उम्र क्या होगी? तो 15वें विद्यार्थी की औसत उम्र क्या पूछ रहा है? 15वें विद्यार्थी की औसत उम्र पूछ रहा है। तो ये बताओ 9 और 5 14 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है? जोड़ो 4 7 4 13 और 2 कितनी है? 14 विद्यार्थियों की औसत उम्र 214 है और 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 225 है। तो 15वें की क्या इसमें इसको घटा देंगे तो नहीं आ जाएगी। तो
15वें की कितनी हो जाएगी, 25 में 14 घटाओ, ठीक है, तो 1 और 1 ये रहे बचे, कितनी आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो जब तक लगाओ। देखो कह रहा है क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा, लगाओ इसको। ठीक है, लगा, अब देखो ध्यान से देखो इसमें, ठीक है, लगा। अब देखो इसमें हमें विक्रय मूल्य तो पता नहीं है, कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना प्रतिशत होगा, तो विक्रय मूल्य हमने मान लिया 100। क्या मान लिया, विक्रय मूल्य माना हमने 100, ठीक है, तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना है, 40% है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 40% मतलब 40 गुणे 100 गुणे 40 बटे 100 बराबर 40, कितना हो गया, 40 हो गया। तो अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना होगा, तो विक्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य का कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, ऊपर आ गया 1000, 1000 बटे 4, 25 चौको 100 और 1 0, यानी कितना आ गया, ये 100 हमने किस लिए लगाया था, प्रतिशत का, तो कितना प्रतिशत है, 250%, कितना प्रतिशत होगा, 250%, ठीक है, समझ में आ रहा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, देखो आगे बच्चा सवाल बिल्कुल कतई जहर बच्चा कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है, ठीक है। अब जो ना बता पाए उसको पास में होता है तो उसको हम चुल्लू भर पानी देते और वो उसी में समझ गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है, कह रहा है 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम, 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 40%, कितने किलोग्राम का 40% है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं 500, दूसरा है 400, इसको देखो दो तरीके से लगा सकते हैं, और तीसरा है 800 और चौथा है 200। इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक आसान तरीका है और आसान दोनों है, एक शॉर्ट तरीका है एक लंबा तरीका है। तो देखो मान लिया x का 40%, x का 40% कितना है 20 है, प्रतिशत का चिन्ह हटा दो, तो x का 40% कितना है 20 है, ठीक है। तो 20 दूनी 40 कितना हो गया, 20 दूनी 40, तो x का बेटे 40 नहीं 4% है, हम
हमसे गलती हो गई पढ़ने में, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ 4%, ठीक है। तो कह रहा है 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4%, तो माना x का 4% 20 किलोग्राम, कितना x का 4% 20 किलोग्राम, तो x का हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 100 लगा लेंगे 20 किलोग्राम, तो देखो 4 पंचे 20, तो x का 100 में गुणा 5 का हो जाएगा 500, यानी 500 का 4% कितना होगा 20 किलोग्राम होगा, 500 का 4% कितना होगा 20 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आई। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन ये था कि हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेते, 500 का हम 4% निकाल लेते, 400 का 4%, 800 का 4% और 200 सबका 4% निकाल लो, जिसमें 20 किलोग्राम आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर कह रहा है किसी शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। किसी शहर की आबादी, ये अच्छा सवाल है, किसी शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक वर्ष पहले क्या होगी। सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं स्टूडेंट इसमें, ठीक है। तो देखो किसी शहर की आबादी 5% क्या है, पहले कितनी, अच्छा ध्यान से देखो, पहले और बाद, मान लो पहले 100 थी तो अब बाद में कितनी हो गई 105 हो गई, भाई 5% बढ़ी ना, कितनी बढ़ गई 5%, तो पहले अगर 100 थी तो बाद में 5% बढ़ गई। तो अगर हम इनका रेशियो निकालें तो ये 20:21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20:21 आ जाएगा। अब ये बताओ ये जो वैल्यू दी है 1,85,220 ये अभी की दी है ना, वर्तमान की दी है, तो ये 21 की वैल्यू दी है, कितनी दी है 21 की वैल्यू, 1,85,220, समझ आए नहीं है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 20 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 की वैल्यू निकाल 20 × 20/21, समझ आया नहीं आया, समझ आया तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका, ये कितनी बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 88 20 और गुणे 20, चलो गुणा कर लो, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 17 और 2 0 लगा, तो कितना आ गया 176, 1,76,400, तो पुरानी कितनी थी 1,76,400 थी, और ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर दूसरा, कौन सा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलें और शेयर भी कर दें। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक आयत की परिमिति, क्या कह रहा है एक आयत की परिमिति एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात, परिमिति समझ रहे हो, परिमिति मतलब होता है ये आयत है हमारा, और आयत का परिमाप को ही हम क्या कहते हैं परिमिति कहते हैं, आयत के परिमाप को ही परिमिति कहते हैं। क्या कह रहा है एक आयत की परिमिति एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात, तो आयत की परिमाण ये लंबाई होगा ये चौड़ाई होगी, तो क्या होता है 2l + b, यही होता है, और अनुपात कितना दिया है, और चौड़ाई का अनुपात b का अनुपात दिया है 5:1, तो कह रहे हैं यदि आयत का क्षेत्रफल 216 हो, 216 वर्ग सेंटीमीटर आयत की लंबाई, यदि क्या दिया है आयत का क्षेत्रफल यानी l × b बराबर दिया है, l × यहाँ लिख देते हैं l × b बराबर कितना दिया है 216, तो l बराबर पूछ रहा है कि l बराबर कितना होगा, l की पूछ रहा है तो आयत की लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से लगा
निकाल दी तो 3b/2 क्या हो गया 3b/2। इसको क्या लिख सकते हो 3/2 × b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इससे b की वैल्यू निकाल लो। तो अगर हम इससे b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 216/l पक्का। बस इसमें रख दो कितना हो जाएगा 216/l गुणे 3/2 हो जाएगा। तो इससे देखो ये क्रॉस हो जाएगा तो 2 × 2 2 × 16 हो गया। अब देखो l का मल्टीप्लाई l में होगा तो l² हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 108 गुणे की गुणा करो 3 × 8 = 24 और 3 × 3 कितना आ गया l² बराबर 324 आ गया। तो l बराबर आ जाएगा आपका 18 क्योंकि ये 18 का वर्गमूल होता है। तो लंबाई कितनी आ गई उसकी 18 आ गई। ठीक है समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये लो फिर आ गया हमारा टिच्चा सवाल। क्या आ गया फिर से आ गया टिच्चा सवाल। 2 भिन्न 2/5 एक भिन्न 2/5 है और एक भिन्न 3/4 कह रहा है इनका योग क्या होगा। अब देखो ऑप्शन में देखो ऑप्शन में दिया है इनका योग क्या हो सकता है +3 × 5/4/5 ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है दूसरा ऑप्शन है 2 × 4 और +3 × 5/5 + 4। तीसरा ऑप्शन है 2 + 3/5 × 4 और चौथा ऑप्शन है 2 + 3/5 + 4। समझ आया। अब बताओ क्या हो जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2/5 + 3/4 को तो एलसीएम ले ले 5 × 4 यानी 5 × 20 का क्या हो जाएगा 4 × 8 4 × 2 + 5 × 3 5 × 3 क्या हो जाएगा पहले ऑप्शन हमारा सही पूरा करना आ गया टिच्चा सवाल। ठीक है तो ऐसे टिच्चे सवाल भी आते हैं पेपरों में और इन टिच्चे सवालों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हम इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखें जिससे आप लोगों की एक सीट तो पक्की हो जाए। क्या हो जाए आप लोगों की बिहार प्राइमरी टीचर में एक सीट पक्की हो जाए। अब ये देखो 12वां सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। क्या करता है इस सवाल को देखो ये बढ़िया सवाल है कई तरीके से लगा सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। क्या करता है 25% बचाता है। चलो हम पहले सवाल बोल देते हैं तब तक तुम लगाना। यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपए की यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी हो। तो उसकी मासिक आय कितनी हो यदि 3000 रुपए प्रति माह कितना बचाता है 3000 रुपए बचाता है तो मासिक आय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मासिक आय यानी वह टोटल इनकम पूछ रहा है उसकी एक महीने में कितनी आय होगी। ये बताओ इस 25% को हम क्या लिख सकते हैं। इस 25% को लिख सकते हैं 25/100 25/100 तो 25/100 को लिख सकते हैं 1/4 यानी इधर ध्यान दो यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू दी है एक माह की और एक माह में कितना बचाता है यही तो बचाता है 4 में से एक वो बचा लेता है टोटल होता है ये नीचे वाला होता है टोटल और ये हो गया बचा हुआ बचत। क्या हो गया 4 में से एक बचा लेता है 3 खर्च कर देता है। क्या करता है 4 में से एक बचाता है और 3 खर्च कर देता है। तो ये एक की वैल्यू कितनी दी है 3000 तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 × 4 बराबर 4 × 12 यानी उसका मासिक आय कितना मासिक आय 12000 रुपए है। कितना मासिक आय है उसका 12000 रुपए। समझ आया नहीं आया नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना। ठीक है समझ आया। चलो एक तरीका और है ठीक है। दूसरा तरीका ये है मान लो x से मान लगा लो कि यदि उसकी मासिक आय x है तो x का 25% बचाता है और x का 25% बचाने के बाद उसके पास कितना होता है 3000 रुपए। यही तो है x का 25% बचाता है 3000 हो गए। देखो 25 को 100 तो x बराबर 4 × 12 12000
हाँ, कह रहा 3 घंटियां 12 मिनट 15 मिनट। चलो ये भी अच्छा सवाल है। 3 घंटियां 12 मिनट, ठीक है, 1 घंटी 12 मिनट, बी घंटी 15 मिनट और सी घंटी 18 मिनट। 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना शुरू कर दें तो पुनः कितने समय के बाद? इस सवाल के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। इस सवाल के लिए एलसीएम निकाल लो, हो जाएगा। क्या निकाल लो? इस सवाल के लिए एलसीएम निकाल लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकाल लो, आंसर आ जाएगा। जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, 3 से भाग दे दो, 3 चौको 12, 3 बचे 15, 3 छः 18, फिर 3 से कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 5 और 2 कम 2, कितना आ गया? 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तीन 60 और 60, 6 तीन 18, कितना आ गया? 180। 180 का मतलब समझ रहे हो? 180 मिनट। अब इस 180 मिनट को हम 60 से भाग कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? घंटे में, क्योंकि आंसर भी घंटे में दिया है। 0 से 0 6 तीन 18, यानी 3 घंटे बाद ये पुनः एक साथ बचेंगे। क्या करेंगे? 3 घंटे बाद वह पुनः एक साथ बचेंगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 सही 4/10 किसके बराबर है? चलो आ गया पूछा सवाल, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 8 + 4/10,000 लिख सकते हैं। और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 8 प्लस इसमें भाग दो 10,000 का तो 0.4 अनुपात दशमलव आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको जोड़ो तो 8.004, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर। इसके बाद हमारा सवाल है, चलो यही लगा दे रहे हैं, 15वां सवाल है। देखो सवाल कह रहा है 12 लीटर और 15 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी बोतलों में भरा जा सकता है? कह रहा है 12 लीटर और 75 लीटर, इतना दूध है उसके पास। कह रहा था 75 मिलीलीटर वाली धारिता की बोतलों में भरा, धारिता मतलब आयतन होता है, कि इतनी बोतलों में भरा जा सकता है। तो आप देखो सबसे पहले 12 लीटर और प्लस 75 ml, क्या है? 12 लीटर प्लस 75 ml है। तो अब देखो हमें जिस चीज में लाना हो, क्या करना, जिस चीज में लाना हो उसी में सबको कन्वर्ट करना। तो हमें बोतलों को किस में भरना है? 75 ml, किस में भरना? ml में भरना है, तो सबको ml में चेंज कर लो। तो हमने बताया था 1 लीटर का वैल्यू होता है 1000 ml, क्या होता है? 1000 ml। तो 12 लीटर का वैल्यू हो जाएगा 12000 ml, क्या हो जाएगा? 12000 ml और प्लस 75 ml ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 12075 ml। और एक बोतल में इतने भरना 75 ml आता है, तो कितना आ जाएगा टोटल? 75 ml से ml कैंसिल, कितनी बार में चला जाएगा? बताओ जल्दी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, जब 75 से काटेंगे तो 161, क्या आ जाएगा? 161। और ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसको भाग कर लेना बेटा, ठीक है। जैसे 75 एकम 75 हो गया। अच्छा भाग करके बता, क्या देखो 75 एकम 75, चलो भाग कर दे रहे हैं, परेशान ना, किसी को भाग करना भी नहीं आ सकता है, हो सकता है कोई भाग ना आता हो किसी को। तो देखो 75 एकम 75, यहाँ 10 में 5 गया। अब 10 में 5 वो तो समझ रहे हैं ना, 10 कहाँ से आ गया? तो 0 में 5 गया, ठीक है। यहाँ 13 4 और यहाँ बच गया 7, कितनी बार में चला जाएगा? 6 बार में। तो 6 बार में देखो 6 5 30, हासिल लगाई 3 6 7 42 3 45, कितना बच गया? 7 5 और 75 एकम 75, ठीक है। जिसको भाग देना ना आ रहा हो वो भाग भी कर लो। चलो अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा? 16 नंबर। तो 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
चलो, हमें हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति याद आ गई कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। क्या कहा था? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलो अगला सवाल कह रहा है 8.5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5.25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप ज्ञात करो। भाई साहब ये हमारा आयत है और ये आगे पिक्चर सवाल 8.5 सेंटीमीटर। एल कितनी है? 8.5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है चौड़ाई है बी बराबर 5.25 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। लियो भाई साहब 2l + b, यही तो होता है परिमाप। तो 2 8.5 + b 5.25। अब भाई किसी को अगर दशमलव वाली संख्या जोड़ना नहीं आती है तो भाई पहले वो दशमलव वाली संख्या को जोड़ना सीख ले। तो देखो जीरो में, अब पहले जीरो कैसे लगानी? भाई दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। 5 जीरो 5 आ गया और 2 7 आ गया, 8 5 13। अब गुणा कर लो, 2 5 10, 2 7 14 15 और 2 3 6 1 7 और 2 कम 2 कितना आ गया? 27.5 सेंटीमीटर। नहीं सॉरी, केवल सेंटीमीटर। कितना हो गया? 27.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? नहीं आई? और ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ाएं तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो कौन सा नंबर? 17वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, ठीक है। चलो कर एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपए कमाता है, ठीक है। एक व्यक्ति ने पहले दिन 20 रुपए कमाए, ठीक है, ये कमाता है। अच्छी राइटिंग मिलेगी, ले कमाता है, अच्छी राइटिंग। फिर कह रहा है दूसरे दिन 15 रुपए खर्च करता है। दूसरे दिन उसने 15 रुपए खर्च कर दिए। क्या कर दिए? 15 रुपए खर्च कर दिए। यानी अगर देखा जाए तो 2 दिनों में उसने 5 रुपए बचा लिए। कितने बचा लिए? 2 दिन में। तो 2 दिन में जब 5 रुपए बचा लिए, कितने रुपए? 5 रुपए बचाए, तो प्रतिदिन के हिसाब से उसका 5 रुपए 2 रुपए होगा, यानी एक दिन में 2.5 रुपए बचा रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है, वह तीसरे दिन पुनः 20 रुपए कमाता है और चौथे दिन पुनः 15 रुपए खर्च करता है। इसी प्रकार वह बचत करता है तो कब उसके पास 60 रुपए होंगे? ध्यान देने वाली बात ये देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 17वें दिन, ठीक है, दूसरा है 18वें दिन, तीसरा है 19वें दिन और चौथा है 20वें दिन। चलो शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। कह रहा है कि कितने दिन में उसके पास 60 रुपए होंगे? कितने दिन? तो देखो ऑड डे में कमाता है और इवन डे में खर्च करता है। ऑड डे में कमाता है, इवन डे में खर्च करता है। तो कमाने वाला हम निकाल लें, मान लो 16वें दिन। तो पहले 16वें दिन का निकाल लें। कितना निकालें? अगर हम 16वें दिन का निकालें तो 5/2 × 16, यानी कितनी बचत करता है? 16 दिन। 16 दिन में करता है 2 8 16 और 8 9 40, यानी 16 दिन में वह 40 रुपए बचत कर लेता है। क्योंकि हमारा पहले ही ऑप्शन 17 था ना, तो 17 से चेक कर लें। अब 17वें दिन ऑड डे है ना, तो 17वां जो दिन होगा, 17वां दिन, ठीक है, 17वां दिन वो क्या करेगा? 17वें दिन वो कमाएगा, क्योंकि ऑड डे में कमाता है, इवन डे में खर्च करता है। तो 20 रुपए उसको वो कमाएगा। तब बताओ 40 के पास पहले से 20 उसने कमा लिए, हो गए ना 60 रुपए, यानी 17वें दिन उसके पास कितने रुपए होंगे? 60 रुपए होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, समझ में आ गया हो तो भैया लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से पहुंचेगा ताकि आपको अगला सेशन मिल सके। चलो अगला क्वेश्चन, ये महाटुच्चा सवाल। क्या है? महाटुच्चा सवाल है। जिसको ये सवाल ना आया वो महाटुच्चा इंसान है। कह रहा है अभाज्य गुणन का निकाल करो। भैया अब ये तो 2 3 4 भी सवाल हैं, अब ये नहीं बताएंगे। इसका क्या करना है?
ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट सवाल। इस सेट में कितने सवाल थे? 18 सवाल थे। देखो टोटल 38 सवाल है, कितने नहीं सॉरी टोटल 40 सवाल है। इन 40 सवालों में 18 सवाल मैथ के हैं, तो 22 सवाल किसके होंगे? 22 सवाल रीजनिंग के होंगे। ठीक है, किसके होंगे? 22 सवाल रीजनिंग के होंगे, क्योंकि टोटल 40 सवाल हैं। तो इसी तरीके से कभी 18 आएंगे, कभी 20 आएंगे, कभी 19 आएंगे, तो वही एवरेज रहेगा 18, 19, 20। ठीक है, तो हम ये डेली सेशन लाते रहेंगे। अब आप लोग बताइए सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक भी अग्रेषित कर दें इस वीडियो को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकें, ताकि उनको ये पता चल सके कि हमारी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। क्योंकि देखो ये प्राइमरी है, पीआरटी है, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन मैथ के नहीं आए, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी हम ये प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो चलो अच्छा, कुछ हम लास्ट के 5 मिनट में क्या करेंगे, एक ईवीएस का सेशन ला रहे हैं। ठीक है, ईवीएस के क्वेश्चन है, उसमें कक्षा 4 और 5 की किताबें हैं, किताबों के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उन क्वेश्चनों को हम सीधा ओरल क्या करेंगे, ओरल यानी मौखिक रूप में हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग ऑप्शन भी बता देंगे, उसमें आपको टिक मारना है। ठीक है, सुनने से ही बहुत अच्छा फर्क पड़ जाएगा। तो अभी हम शुरू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसी का सवाल है, देखो सवाल क्या है, यानी पर्यावरण और हम, पुस्तक पर आधारित एमसीक्यू। पर्यावरण और हम, पुस्तक पर आधारित एमसीक्यू, यानी कक्षा 4 क्या है, कक्षा 4 का क्या है, पर्यावरण और हम, पर्यावरण और हम। ठीक है, पर्यावरण और हम, अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 1 क्या है, हम रंग बिरंगे खिलते फूल। क्या है, हम रंग बिरंगे खिलते फूल। इससे जो सवाल आएंगे उन सवालों को हम अभी से, ठीक है, तो देखो ठीक है, क्या है ईवीएस का कक्षा 4 पर्यावरण और हम रंग बिरंगे फूल खिलते फूल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल है? गुलाब, घर, कद्दू, भिंडी। तो क्या हो जाएगा, गुलाब। अगला क्वेश्चन है, गुलाब किस रंग का होता है? पीला, उजला, लाल, उपरोक्त सभी। तो भैया उपरोक्त सभी, क्योंकि उजला मतलब सफेद होता है, गुलाब पीला, लाल और सफेद हर कलर का होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सुन लो, 4, 5, 6, 7। तो इसका ऑप्शन है 7। आंसर क्या हो जाएगा 7। इनमें से कौन दिन में खिलने वाला फूल है? तो दिन में खिलने वाला फूल है गेंदा, गुड़हल, जूही और चंपा। तो आंसर है नंबर 1 गेंदा। इनमें से कौन रात में खिलने वाला फूल है? तो रात में खिलने वाला फूल हो जाएगा गेंदा, रातरानी, कमल, कमलनी, जिसको कुमुदनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 रातरानी। सर्दी में खिलने वाला फूल है गेंदा, गुलाब, पैंसी, चंपा। तो आंसर है गेंदा। गर्मी से खिलने वाला फूल है, गर्मी से खिलने वाला मतलब जब सूरज निकलता है तो गर्मी लगती है तो फूल खिल जाता है, सूरज ढलता है तो गर्मी चली जाती है तो फूल ढल जाता है। तो क्या है, सूरजमुखी। अगला है, बरसात के मौसम में खिलने वाला फूल है। तो ऑप्शन है रैनलिली, सूरजमुखी, चमेली, चंपा। तो आंसर हो जाएगा रैनलिली। फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन है इत्र, सब्जी, माला, 1 और 3 दोनों। तो इत्र और माला दोनों बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। तो वह पुष्प जिसको बिना देखे भी सुगंध से पहचाना जा सकता है। ऑप्शन है गेंदा, गुड़हल, चंपा, रातरानी। तो आंसर है इसका रातरानी। रातरानी एक ऐसा फूल है जिसको हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं।